ओके, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कुछ डिफरेंट टाइप की साइक्लिक प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी इसमें। जैसे मैंने आपको इसमें एक तो इंडिकेटर डायग्राम बताया था, प्रेशर एंड वॉल्यूम एक्सिस बनाई, और इसमें हमने यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया था, एंड दिस ग्राफ इज रेक्टेंगुलर ग्राफ। इसमें हमने ये ए पॉइंट, दिस इज बी, सी एंड डी। तो जो ग्राफ है उसमें हमने इसकी ट्रेसिंग जो है वो कैसे दिखाई थी, ट्रेसिंग दिखाई थी फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। तो हमने बात की थी यहाँ पर तो वर्क डन होगा नहीं, बी टू सी में और सी टू डी में, फिर वर्क डन इज 0 बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम V1 है और यहाँ पर वॉल्यूम है V2। तो ए से बी तक जब सिस्टम जा रहा है, ए से बी स्टेट में जब सिस्टम जा रहा है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। सी से डी तक जब सिस्टम आ रहा है तो उस समय पर वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो तब भी वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन सिर्फ दो ही केस में होगा, बी टू सी वाले में और ए टू डी, डी टू ए। और इन दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। नहीं तो इसको कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका और था। आसान तरीका क्या था कि आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए। इस ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसका एरिया कैलकुलेट कर दो। एरिया कैलकुलेट करते ही आपको वर्क डन मिल जाएगा। ओके, तो ये डिस्कशन था हमारा लास्ट। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज मेयर्स फॉर्मूला। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्राइंगुलर ग्राफ भी दिखाया था साइक्लिक प्रोसेस का, तो उसके लिए भी हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मेयर्स फॉर्मूला क्या है। मेयर्स फॉर्मूला बेसिकली रिलेशन है टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस में। इट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैसेस। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये जो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को मेयर्स फॉर्मूला बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पर Cp और Cv क्या है उसके बारे में सुनिए। Cp is the molar specific heat at constant pressure and Cv is the molar specific heat at constant volume। अब ये क्या होते हैं? Cp होता है molar specific heat at constant pressure। इन प्रोसेसेस को देखो, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट चैप्टर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। फिर से सुन लीजिए क्या डेफिनेशन थी इसकी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, ये क्लोज कंटेनर है, लेकिन इसकी जो वॉल्स हैं वो कैसी वॉल्स हैं? वो कंडक्टिंग वॉल्स हैं। हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया। तो जैसे ही इसको हीट एनर्जी देना स्टार्ट करेंगे, उस हीट एनर्जी से क्या होगा? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन इंक्रीज होगा, और मोशन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या इंक्रीज होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जो भी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट एनर्जी को लिखा जाता है NCP, नॉट Cp। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो NCV dt से लिखा जाता है। और Cv का फॉर्मूला क्या है? Cv का फॉर्मूला होगा dq अपॉन n dt। मतलब कि आप जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे n मोल गैस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा? डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में सुनिए। डेफिनेशन इसमें ये है, द हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस which will raises its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। वो हीट एनर्जी जो हमें सब्सटेंस को देनी पड़ेगी। सो Cv इज इक्वल टू dq। dq इज द हीट प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस। कितने मोल सब्सटेंस को? 1 मोल सब्सटेंस को। और कितना टेम्परेचर राइज करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन ये बनेगी दैट द हीट एनर्जी नीडेड या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट एनर्जी आप इसको प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट।
उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, अब ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, ये डेफिनेशन तो हमने बना ली। अब इससे होगा क्या, ये जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे इससे क्या होगा, तो आंसर है इससे कंप्लीटली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मैं इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, और हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ रखा है पी डीवी। डीवी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो है क्योंकि कांस्टेंट कंटेनर, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कंटेनर जो है वो क्लोज कंटेनर है। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन भी जीरो होगा। अगर वर्क डन जीरो होगा तो आप सिस्टम को जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे उससे सिर्फ उसकी क्या इंक्रीज होगी, सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो dq के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, dq के प्लेस पर लिखा जाता है ncv dt। और अगर 1 मोल गैस होगी तो n की जगह पे 1 लिख देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, du इज इक्वल टू cv dt। सो दिस इज cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, इस केस में तो ये हुआ, आपने जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की वो सारी की सारी हीट एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी एज पर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये बोल रहे हैं कि जितनी भी आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जैसे मान लीजिए आपने 100 जूल की एनर्जी दी, तो 100 जूल की उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जिससे उसका टेम्परेचर राइज होगा। एग्जाम्पल भी लेते हैं, चलो एग्जाम्पल है कि इसका जो टेम्परेचर है पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, आपने यहाँ पर 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की, और ये जो 100 जूल की एनर्जी है, ये 100 जूल की एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, इसका इसका टेम्परेचर क्या कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे आप जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे उससे दो वर्क होंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सीपी की। सीपी की डेफिनेशन होगी द हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस to increase its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट एनर्जी आप इसको प्रोवाइड करोगे, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन ये एनर्जी सेम नहीं होगी, वहां पर इस केस में तो आपको 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ी तब जाकर के उसका टेम्परेचर 20 से 50 हो गया। और ये जो 100 जूल की एनर्जी आपने इसको दी, वो सारी की सारी 100 जूल की एनर्जी किसमें यूटिलाइज होगी, वो 100 जूल की एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। तो 100 जूल की हीट एनर्जी से 100 जूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के केस में ऐसा नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन भी होगा। प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए आपको पिस्टन को फ्री छोड़ना पड़ेगा ताकि ये फ्रीली एक्सपेंड हो सके, और एक्सपेंशन होगा तभी तो प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब इस केस में यहाँ पर ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है और इसके अंदर हमने कोई गैस को फिल कर रखा है, कंडक्टिंग वॉल्स हैं इस कंटेनर की, और यहाँ पर हमने क्या रख रखे हैं, यहाँ पर हमने मासेज रख रखे हैं, ब्रिक्स रख रखी हैं, जिसकी वजह से पिस्टन इस पोजीशन पे रुका हुआ है। और बर्नर लगा करके हम इस सब्सटेंस को, इस गैस को गर्म करना स्टार्ट कर। तो जैसे ही हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर क्या होगा, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, जैसे ही आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करने से पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये मोशन इंक्रीज हो जाएगा तो ये पहले से ज्यादा फोर्स से इससे टकराएंगे और यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको हीट एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर भी राइज होगा और प्रेशर भी राइज होगा। लेकिन प्रेशर तो कैसा रखना है, ये कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इन ब्रिक्स को हटाना पड़ेगा। तो आप ब्रिक्स को जैसे ही हटाएंगे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पिस्टन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इन पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी किसमें यूटिलाइज हो रही है, इन डूइंग सम वर्क, वर्क करने में खर्च हो रही है। ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में आ चुके हैं, सो इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज गैस इज एक्सपेंडिंग। अब जब ये पिस्टन सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ गया, जब ये पिस्टन सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा उस समय पर क्या कंडीशन होगी, देखिए उस समय पर ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी खर्च करके पिस्टन पर वर्क डन कर चुके हैं और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रेशर था, पहले जितना भी प्रेशर था 1 एटीएम प्रेशर था, और फिर से कितना प्रेशर हो चुका है, 1 एटीएम प्रेशर हो चुका है। तो अगर आप पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे, अगर ये फ्रीली एक्सपेंड होगा तो प्रेशर में चेंजेस नहीं होंगे।
तो आप जैसे जैसे हीट एनर्जी दे रहे हो, जैसे जैसे आप यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, उससे दो वर्क हो रहे हैं। अब मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की हेल्प से लिखता हूँ, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। आपने जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की, उससे इसका टेम्परेचर भी राइज हुआ, उससे इसका टेम्परेचर भी राइज हुआ। यहाँ पर भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कितना हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सेम केस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी 20 से 50 डिग्री किया था टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पर भी टेम्परेचर 20 से 50 डिग्री कर रहे हैं। और बाकी की एनर्जी से क्या होगा, बाकी की एनर्जी से वर्क डन होगा। अब एग्जांपल देखिए, अब इसको एग्जांपल के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये लो भी लिखा रहने देते हैं। ये हमें ये बताएगा कि आप जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उससे दोनों वर्क होंगे, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक्सपेंशन होगा, तो मतलब सिस्टम वर्क डन भी करेगा। अब इस केस में, इस केस का एग्जांपल देखिए, मैं बर्नर से 300 जूल की एनर्जी दे चुका हूँ। इस केस में कितनी एनर्जी दी थी, तो आंसर है 100 जूल की। 100 जूल की एनर्जी देने से टेम्परेचर 20 से 50 हो रहा था, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर भी टेम्परेचर 20 से 50 हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, 300 जूल की। तो 100 जूल से क्या हुआ, यहाँ पर हमने 300 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की। अगर टेम्परेचर में चेंजेस सेम हो रहे हैं, यहाँ पर भी 20 से 50 हो रहा है, यहाँ पर भी 20 से 50 हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में तो सेम चेंज आ रहा है, पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उसमें तो सेम चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी 100 इंक्रीज हुई। बाकी की एनर्जी से क्या हुआ, बाकी की एनर्जी से वर्क डन हुआ, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में गया। सो दिस पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड, सो हियर वर्क डन इज 200 जूल। और पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी 100 जूल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। इस केस में भी टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये देख लीजिए किसमें ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो आंसर है कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में। तो अगर आप खाना पकाते हैं क्लोज कंटेनर में, तो आप जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो सारी की सारी हीट एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कोई वर्क डन नहीं होगा, मतलब कि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी एक्सपेंशन में। आप जो भी एनर्जी बर्नर से प्रोवाइड कर रहे हो, वो एक्सपेंशन में वेस्ट नहीं होगी, डिसिपेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक ओपन कंटेनर के अंदर फूड को कुक कर रहे हैं, तो उस समय पे क्या होगा, ओपन कंटेनर में क्या होगा, एक्सपेंशन। कोई पिस्टन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पार्टिकल्स जितना दूर जाना चाहें जा सकते हैं। तो आप जितनी भी एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, वो सारी एनर्जी से इसकी इंटरनल एनर्जी नहीं इंक्रीज होगी, उसमें से ज्यादातर एनर्जी तो किसमें खर्च हो जाएगी, वर्क डन में खर्च हो जाएगी, एक्सपेंशन में चली जाएगी। तो ये दो प्रोसेसेस मैंने एक्सप्लेन की थी लास्ट चैप्टर में, और ये फिर से मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन से वाली, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, इसकी डेफिनेशन थी द हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल गैस। एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। और at constant pressure, the heat energy given to the substance at constant volume to increase its temperature by 1 degree Celsius of 1 mole gas। तो एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आप जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये सीपी और सीबी होते हैं। और सीपी और सीबी की मैंने आपको कुछ वैल्यूज भी बताई थी, वो वैल्यूज के बारे में सुनो, क्या क्या वैल्यूज थी। एक टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया था इसमें, जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन की वैल्यू, हीलियम, हाइड्रोजन, इनकी वैल्यूज बताई थी। हीलियम, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड CO2, ये गैसेज हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीपी। अच्छा, सीपी की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है जूल पर मॉल पर केल्विन। ये रहा फॉर्मूला, ये जूल में मेजर करते हैं, मॉल, नंबर ऑफ मोल्स को MOL में, मॉल में मेजर करेंगे, और टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो ये सीपी है। एंड सीबी यूनिट सेम होगी, जूल पर मॉल पर केल्विन। अब अगर आप 1 मोल गैस को, 1 मोल हीलियम गैस को एक ओपन कंटेनर में हीटअप करते हो, या पिस्टन लगे हुए कंटेनर में हीटअप करते हो, तो आपको 20.8 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं।
जैसे मान लीजिए हीलियम गैस है वो 1 डिग्री सेल्सियस पे थी, आपने इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आपको 20.8 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी गैस को? तो आंसर है 1 मोल गैस को। और अगर इसी हीलियम गैस को मैं एक क्लोज कंटेनर में हीटअप करूंगा तो सिर्फ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो एनर्जी देनी पड़ेगी 12.5 जूल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ओपन कंटेनर में क्या होगा, एक्सपेंशन में भी एनर्जी खर्च होगी। आप जो भी हीट एनर्जी बर्नर से प्रोवाइड कर रहे हो उसमें से कुछ एनर्जी वर्क डन में चली जाएगी और बाकी की एनर्जी से उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज होगा। तो हीलियम गैस को 20.8 जूल की एनर्जी देनी पड़ती है कांस्टेंट प्रेशर पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप उसको हीटअप करते हो तो 12.5 जूल की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को अगर हम हीटअप करते हैं तो इसको एनर्जी देनी पड़ती है 28.8 जूल की। और अगर एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन को हीटअप करेंगे तो 20.4 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। अब ये जो भी एग्जांपल लिख रहा हूँ इसके डिफरेंस कितने आ रहे हैं? ये सीपी है, ये सीवी है, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आता है? इन दोनों का डिफरेंस आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। सो दिस इज द मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर नाइट्रोजन गैस के लिए। ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? 29.4 और 21.1। CO2 के लिए 37 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप इसको ओपन कंटेनर में हीटअप करोगे। और अगर हम इसको एक क्लोज कंटेनर में हीटअप करेंगे, ओपन कंटेनर का मतलब है कि ऐसा कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा होगा और वो पिस्टन फ्रीली क्या कर सकता है? पिस्टन फ्रीली मूव कर सकता है। 28.5 जूल। अब आप किसी भी गैस के लिए इसको माइनस करके देख लीजिए, सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। हीलियम के लिए करेंगे तो 20.8 माइनस 12.5 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? 8.3 के आसपास आएगा। हाइड्रोजन के लिए करोगे सीपी माइनस सीवी करोगे तो ये भी 8.3 आएगा, इसको माइनस करोगे 8.3, इसको माइनस करोगे 8.3। तो बेसिकली आप किसी भी गैस के सीपी और सीवी का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो डिफरेंस हमेशा 8.31 के आसपास आता है। और ये जो 8.31 है या 8.3 है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? मेयर्स फॉर्मूला। और इस मेयर्स फॉर्मूला का आपको क्या करना है? डेरिवेशन करना है। अब हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं। ये सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया? इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ को समझते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जब हम 1 मोल गैस को हीटअप कर दें। तो एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस देखिए। एजम्पशन ये है कि इनिशियली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पीवीटी था। प्रेशर पी था, वॉल्यूम वी थी और टेम्परेचर टी है गैस का। और ये जो गैस है आइडियल गैस है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा कोलिजन के अलावा। और ये जो आइडियल गैस है, ये कितने मोल गैस ले रखी है हमने? ये 1 मोल गैस फिल कर रखी है। तो 1 मोल गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको हीटअप करेंगे। सबसे पहले हम गैस को हीटअप करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटअप करोगे तो आप जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, देखो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने का फॉर्मूला क्या होता है? द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला। dq इज इक्वल टू ncv dt। नंबर ऑफ मोल कितने? 1 मोल गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 1 cv dt। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्या आएगा? cv dt। सो दिस इज द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस, heat provided to raise the temperature of gas। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हम लिखेंगे dq इज इक्वल टू du प्लस dw। और यहां लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो वर्क इज डन, कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि गैस एक्सपेंड ही नहीं हो रही है, पार्टिकल दूर ही नहीं जा रहे हैं, तो कोई वर्क डन नहीं करेंगे।
सो dw इज 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब आप गैस को गर्म कर रहे हो तो dw 0 आएगा, और dw अगर 0 आएगा तो आप जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे उससे सिर्फ क्या होगा, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब dq के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dq के प्लेस पे लिख सकते हैं cv dt। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा cv dt इज इक्वल टू du, और यही क्या है, यही हीट एनर्जी है इन दिस केस, इस केस में जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस व्हेन इट इज इंक्रीज बाय टेम्परेचर dt। तो ये हमने इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल ली। तो आप जितनी भी हीट एनर्जी दोगे उससे उसकी क्या इंक्रीज होगी, उससे उसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, नो वर्क इज डन, और कोई वर्क डन नहीं होगा। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इसमें बना ली। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड केस की। गैस को हीट अप करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है, गैस इज हीट अप थ्रू द सेम टेम्परेचर रेंज। इसका टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज कर रहे हैं, dt इंक्रीज कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सेम हीट एनर्जी देनी पड़ेगी क्या कांस्टेंट प्रेशर पे, या पहले से ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आंसर है पहले से ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी आपको सिस्टम को। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे उससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वर्क डन भी होगा। तो आप अब जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसको dq नहीं लिख सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर पर अलग हीट एनर्जी देनी पड़ रही है तो हम इसको dq डैश से लिखेंगे। फर्स्ट केस में dw लिखा था, यहाँ पर हम इसको dw डैश लिखेंगे। अलग केस है, अलग हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। ये देखो, इस केस में 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस केस में 300 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। तो सेकंड केस में जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई है उसको dq डैश से लिखा आपने, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वर्क डन भी होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कुछ वर्क डन करेंगे पार्टिकल्स। और इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो सेम है। पहले भी dt चेंज हुआ था टेम्परेचर, अभी भी dt चेंज हुआ है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में अगर सेम चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में भी सेम चेंज होगा। तो यहाँ पर इसको du लिखेंगे, यहाँ पर du डैश नहीं लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी में यहाँ पर भी सेम चेंज होगा बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बाय dt एज पर द फर्स्ट केस, जैसा फर्स्ट केस में था कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में। ओके, dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे उसको लिखा जाता है n dt से। और n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 cp dt। 1 मोल गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। और इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा cv dt। ये कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, du की वैल्यू पुट कर दी cv dt। एंड dw की जगह पे क्या लिखेंगे, p डॉट dv, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो ये बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना, cp dt इज इक्वल टू cv dt प्लस p dv। अब cv dt को भी इधर ले आओ, cv dt को इधर शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी cp dt माइनस cv इंटू dt इज इक्वल टू p डॉट dv। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। और n की वैल्यू क्या लिखेंगे, n की वैल्यू तो 1 लिखेंगे क्योंकि कितनी गैस है, 1 मोल गैस है। और कांस्टेंट प्रेशर पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगी और क्या चेंज होगा, टेम्परेचर। तो P डॉट dv की जगह क्या लिख सकते हैं, RDT लिखा जा सकता है। तो P डॉट dv की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करते ही क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से dt कॉमन आ रहा है, Cp माइनस cv, और dt यहाँ से कॉमन आ गया। P डॉट dv की जगह क्या लिख दिया, R डॉट dt। ये dt से dt कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया, Cp माइनस cv इज इक्वल टू R, एंड दिस इज द मेयर्स फॉर्मूला, दिस इज
मेयर्स फॉर्मूला, ये मेयर्स फॉर्मूला। ओके, तो दो एक्सपेरिमेंट करने, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे आपको किसकी वैल्यू पता लग जाएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पता लगेगा कि गैस का टेम्परेचर जब dt इंक्रीज होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सपेरिमेंट हमने du की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया। अब फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे दोनों वर्क होंगे, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा और वर्क डन भी होगा, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा और वर्क डन भी होगा। तो आप जो भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको किससे लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है द हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर dq इज इक्वल टू ncp dt। ये बेसिकली उसी फॉर्मूला से हमने इसको डिराइव किया था, ms delta t। m is the mass of the substance and s is the specific heat and delta t या dt is the change in temperature। मास की जगह पर क्या लिख दिया था? नंबर ऑफ मोल। किलोग्राम में मेजर नहीं कर रहे हैं अब मटेरियल को, अब हम नंबर ऑफ मोल में मेजर कर रहे हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ना लिख करके हम लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि मोल्स में है सब्सटेंस, तो मोलर स्पेसिफिक हीट लिख देंगे इसको और dt की जगह dt आएगा। तो जो भी हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, ncp dt। और n की जगह पे क्या लिख देंगे? n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, n के प्लेस पर 1 वैल्यू पुट कर देंगे, बिकॉज द एक्सपेरिमेंट इज डन विद द 1 मोल गैस। तो dq डैश की वैल्यू पुट की, जो भी हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की, इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज आएगा क्योंकि टेम्परेचर में सेम चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट केस में जो टेम्परेचर चेंज किया था अभी भी वही टेम्परेचर चेंज किया हमने। और P डॉट dV, वर्क डन को क्या लिखेंगे? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और P डॉट dV की जगह क्या लिख सकते हैं? R डॉट dt। तो इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट करके R dt आ गया, Cp माइनस Cv, dt कॉमन आ गया, dt से dt कैंसिल, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आ गया, एंड दिस इज द मेयर्स फॉर्मूला। अब ये इसमें पजल ना हो आप कैलकुलेशन में, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल्स आपको दिए थे। टेम्परेचर में देखो सेम चेंज हो रहा है क्या? इस एक्सपेरिमेंट में भी टेम्परेचर 20 से 50 हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में भी टेम्परेचर 20 से 50 हो रहा है। तो दोनों केसेस में टेम्परेचर में हम सेम चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो डिफरेंट होगी। इस केस में सिर्फ 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, इस केस में जो आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसका टेम्परेचर 20 से 50 करने के लिए आपको 300 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी की एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है? एक्सपेंशन में, वर्क डन करने में। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमने मेयर्स फॉर्मूला को कैलकुलेट किया, और ये इसका डेरिवेशन है। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर कांस्टेंट प्रेशर, और वैल्यूज पुट करके ये मेयर्स फॉर्मूला को डिराइव कर दिया।